ट्रेन चलने को थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा मेरे सामने आ गया। त्योहार के कारण जनरल डिब्बे में ही सफर करना पड़ रहा था। उन सभी अजनबी चेहरों में मैं अकेली महिला सफर कर रही थी, लेकिन ऐसे हालातों में उस इंसान से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी सोच भी नहीं सकते। वो आया और मेरे पास वाली खाली सीट पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा और न ही पहचानने की कोशिश भी की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने नजर बचाकर उसे गौर से देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी जरूर हो गया था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। मैं उसे देख ही रही थी कि उसने अपनी जेब से एक चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का एक यही निशान उस पर नजर आया। मैंने उसके चेहरे और सर पे सफेद बाल खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी नहीं दिखा और मैंने जल्दी से अपने सर पर साड़ी का पल्लू ले लिया। बालों को डाई किए हुए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल मेरे सर पे, लेकिन इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाएं। मैं उठकर टॉयलेट की तरफ गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला और चेहरे को रगड़ रगड़ कर धोया। फिर शीशे में अपने चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, लेकिन अब जो भी था यही था। मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और अपनी सीट पर आ गई। वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भागकर चढ़ा था तो पसीना आ गया, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था जो चाहकर भी मैं आज तक उसे भूल नहीं पा रही थी। और एक वो महाशय जो महज 8 सालों में ही मुझे भूल गए। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, थोड़ी बहुत देर में पहचान ही लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूं, शायद इसलिए नहीं पहचाना होगा। ये सब सोचकर मेरे मन में थोड़ी उदासी आ गई। जिस इंसान को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। हाँ, मैं मानती हूं औरतों और लड़कियों को ताड़ने की उसकी आदत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहचाने ही नहीं। मुझे पता है वो शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूं। अच्छी तरह जानती हूं अब इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अपने ख्यालों को और अपने सपनों को जीना छोड़ दूं। मन में हमेशा से एक तमन्ना थी कुछ पल उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, लेकिन हो तो सही। और इत्तेफाक देखो, आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता और हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वो तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना हम लोगों में कभी प्यार की बातें नहीं हुई, न कभी इजहार हुआ। वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी। चलो, मैं सारी चीजें भूलने को तैयार हूं, लेकिन उसकी आंखों का क्या? उसकी आंखों में प्यार तो देखा ही था ना। कैसे भूलूं उसकी आंखें? उसकी आंखें चीख चीख कर उसके प्यार की दास्तां सुनाया करती थीं। कॉलेज छूटा तो मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी जाने बिना ही मेरी शादी कर दी और वो फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हो गई। कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई उसको अपने दिल की बात बताने की। ना ही कभी उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा। बस उसको देखकर और उसके बारे में जानकर ही मैं खुश हो जाती थी। शादी के बाद जब भी मैं अपने घर आती तो इधर उधर से उसकी सारी खबर ले लेती थी। बस ऐसे ही चल रही थी जिंदगी। अब आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया था और वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा हुआ था।
देखना तो दूर, उसने चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी अपने मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट खोलकर देखा, उसकी तस्वीर मिलाई, वही था। हाँ, पक्का वही था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती, चाहे 50 सालों बाद ही क्यों ना मिलें। हमारी कला ऐसी है, सामने वाले को सिर्फ उसकी आंखें देखकर ही पहचान लें। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा ही बना रहा। मैं बस पहलू बदलती रही और वो बस मोबाइल में लगा रहा। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। टीटी ने उससे टिकट के बारे में पूछा तो उसने कहा, मेरे पास नहीं है। टीटी बोला, फिर तो फाइन लगेगा। जी, लगा दीजिए, उसने दबी हुई आवाज में बोला। अच्छा ये बताओ, टिकट बनाना कहाँ का है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला, कानपुर की बना दीजिए। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। अब तो हद ही हो गई। वो फिर से अपने मोबाइल में तल्लीन हो गया था। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वो मोबाइल में देखते हुए ही बोला, कहीं नहीं, और चुप हो गया। मैंने फिर से पूछा, शायद किसी काम से जा रहे हो? उसने हाँ में जवाब दिया। अब मैं चुप हो गई। वो पता नहीं क्यों एक अजनबी की तरह बातें कर रहा था, और अजनबी से कैसे पूछ लूं किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने पूछ ही लिया, शायद कानपुर में नौकरी करते होगे? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो शायद किसी से मिलने जा रहे हो? अब उसने इनकार में सर हिला दिया। बड़ा ही ढीठ था, एक जवाब में उत्तर देकर चुप हो जाता था। उसका आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे और कुछ पूछने की। मैं मन में सोच रही थी, बड़ा अजीब है, बिना काम के ही सफर कर रहा है। अब मैं समझ चुकी थी उसे मुझसे बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी उससे मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। खैर, कुछ देर बाद खुद ही बोला, अब ये भी पूछ ही लो कानपुर जा क्यों रहा हूं। मैं भी बड़ी पागल थी, मानो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। मैंने तुरंत पूछा, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने उतावलेपन पर ही मुझे शर्म सी आ गई। चलो, महाशय के चेहरे पर मुस्कान तो आई। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो आज इतनी भीड़ में अकेले सफर कर रही थी। फौजी आदमी हूं, उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूं। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। चाह कर भी मैं खुद को नॉर्मल नहीं रख सकी। मन के भावों को दबाने का असफल प्रयास करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ है आपकी वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं है, मेरे पास ही बैठी है। इतना सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। क्यों उसने टिकट नहीं लिया? दरअसल उसे पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। ये जानकर मुझे इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थीं। वो बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह सकी, तुम मर्द हो, नहीं समझोगे। माहौल एकदम शांत हो गया था। थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, इसलिए कवि और लेखक भी हूं, सब समझता हूं। वो थोड़ा रुक कर बोला। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए। वो बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेले घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए भीड़ बहुत है और ऐसे में तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी ही नहीं मिली और भैया यहां दिल्ली आकर बस गए हैं। राखी तो बांधनी ही थी ना। ये कहते हुए मैंने अपनी मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं है बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी।
मैंने कहा, शादी के बाद भाई भाई कहाँ रहते हैं, भाभीयों के होकर रह जाते हैं, और अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। तो फिर पति को तो समझना चाहिए, उसने दबी हुई आवाज में कहा। उनकी बहुत बिजी लाइफ है और मैं उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती, और अब इतना खतरा भी नहीं है तो कर लेती हूं अकेले सफर। खैर ये सब छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूं, कट रही है जिंदगी। उसने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए धीरे से कहा, एक बात पूछूं, मेरी याद नहीं आती? वो चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। मैंने गौर से देखा तो उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। मैंने बात को पलटते हुए कहा, सॉरी, वो बस यूं ही पूछ लिया, इतने साल हो गए तो मुझसे रहा नहीं गया। उसने शर्ट की बाजू का बटन खोला और बाजू ऊपर सरकाकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे गिफ्ट के रूप में दिया था। बोला, याद तो नहीं आती लेकिन आंखें जरूर नम हो जाती हैं। उसके हाथ में वो कड़ा देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी कोई संपर्क क्यों नहीं किया? वो बोला, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और सच बताऊं, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें एक बार छू सकती हूं? पाप नहीं लगेगा? वो नजरें फेरते हुए बोला। मैंने कहा, छूने से नहीं लगता, और हम दोनों जोर से हंसने लगे। मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें होती रहीं। बस ऐसा लग रहा था कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। हम दोनों बस यूं ही बैठे रहें, बातें करते रहें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। वो सफर जिंदगी का एक ऐसा यादगार सफर था जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक भी भुलाना नहीं चाहती, और ना ही कभी भूल भी पाऊंगी। वो मुझे मेरे घर तक सुरक्षित छोड़कर गया। रुका नहीं, बस बाहर से ही चला गया। बता रहा था उसकी ड्यूटी जम्मू में है। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हो सकी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच कभी कुछ भी नापाक नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था हमारा, लेकिन इस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं मिल सका। फिर ठीक 1 महीने बाद रोजाना की तरह सुबह सुबह मैं अखबार पढ़ने बैठी तो एक खबर ने मुझे भीतर तक तोड़ कर रख दिया। मानो पूरी जिंदगी किसी फिल्म की रील की तरह मेरी आंखों के सामने चल पड़ी हो। जिस चेहरे को देखने के लिए मैं हमेशा तड़पा करती थी, उसका फोटो छपा था और लिखा था, बॉर्डर पर आतंकी हमले में वो देश के लिए शहीद हो गया है। खबर पढ़कर मुझ पर क्या गुजरी होगी उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। समाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है और आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी मैं सफर कर रही हूं उसी ट्रेन में। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। अकेली हूं। न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है, आज वो फिर आएगा और पसीना सुखाने के बहाने उसी खिड़की के पास आकर बैठ जाएगा।